ये जो हुआ है इलेक्शन कमीशन का इजलास, फैसल चौधरी साहब आपसे अगर मैं शुरू करूं तो ये जो सेनेट इलेक्शंस हैं ये हमें इस फैसले के बाद तक या होते हुए नजर नहीं आ रही। नहीं, पहले यह फैसला होगा कि मखसूस नशस्तें किसके पास जानी और फिर सेनेट के इलेक्शंस होंगे। क्या आपके ख्याल में यह मुमकिन है कि मखसूस नशस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए बाकी सियासी जमातों में बांट दी जाएं? आईनी और कानूनी तौर पे तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना कोई सियासी अखलाकियात है। जो इलेक्शन कमीशन है वो मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी में मसरूफ़ अमल है, अपनी आइनी जिम्मेदारियों से पहलूतही बरत रहे हैं। 8 फरवरी से पहले और बाद में उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि अवाम के मैंडेट को वो जो चोरी करने में जो अपना किरदार है उसकी सहूलतकार का वो भरपूर तरीके से अदा करें, और वो कर रहे हैं। और उनके ऊपर बहुत सीरियस किस्म के ऑब्जेक्शंस और एलिगेशंस हैं जो कि तकरीबन तमाम जो इंतखाबी वज़ीरदारियाँ हैं उनका हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट पहले दिन से मशकूक रहा है, आज दिन तक मशकूक है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से अपने मामलात को पब्लिक की परवाह किए बगैर, अपने एक स्ट्रक्चर होता है एक इदारे का, इस मुल्क में खैर इदारे तो अब रह नहीं गए हैं, तमाम इदारे तबाह कर दिए गए हैं, अदलिया को भी फतह कर लिया गया है। अगर तौहीन अदालत की सज़ा कोई दे भी गई अदालत, उस पर अमल कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पे तो जब जजेस ने, ट्रिब्यूनल ने सवाल किया मेरिट के ऊपर, तो ट्रिब्यूनल्स को फारिग कर दिया गया है, बजाय इसके कि जो उम्मीदवारान हैं जो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं वो इलेक्शन कमीशन की मदद से और फायज ईसा की जो मिली भगत से जो है वो इलेक्शन भी चुराया है, लोगों का मैंडेट भी चुराया है, और लोगों के ऊपर एक गैर नुमाइंदा हुकूमत अपना ठोस दी गई है एक फ्रॉड और बोगस तरीके से, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी की सूरत में अक्सर में देख रहे हैं आजकल। क्या अब ये हल है जो हाफिज साहब तजवीज कर रहे हैं कि आईनी बेंच मौजूद है, आईनी बेंच इन तमाम इश्यूज को एड्रेस कर दे और वो बता दे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं है, वो बता दें कि जो आइन साजी है, कानून साजी पार्लियामान ने की है उसका क्या स्टेटस है, वो 12 जुलाई के फैसले का क्या स्टेटस है, ये सारा कुछ जो है वो आईनी बेंच इसकी तशरीह कर दे, मसला हल हो जाएगा। यही हल आपको दिखाई देता है? मेरे ख्याल में ये तो एक मजाक होगा ये बात करना भी, और मैं नहीं इससे एग्री करता। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही गैर संजीदा बात है कि एक आईनी जो अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद को एक और बेंच जो है वो ये कहे और उसमें फिर अपनी मर्जी की तशरीह लेने की, एक पहले मर्जी का हुकूमत बेंच बनाए और फिर उस बेंच से अपनी मर्जी का फैसला ले। ये तो कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 204 में तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो अभी भी उस अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के जजेस के पास है, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ के तहत सजा भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन घर चला जाना चाहिए था मेरी नज़र में अब तक, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ना करके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बड़े माजरत के साथ वो अपने लिए तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाए, सियासी जमातें खड़ा हो जाए, बस हम ना खड़े हों। इस तरह से नहीं होता। अगर फैसले उनके हैं, फैसलों पे अमल दरामद भी उन्हीं को ही कराना होगा। अगर उनके फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। यहाँ तक आईनी बेंच का मामला है, आईनी बेंच बनने के बाद जो मामलात आ रहे हैं वो आईनी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इट्स अ बैड लॉ, इट्स अ फ्लॉड लॉ। तो ये किस तरह से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हों और आप 4 जजेस को चूज करके कहें कि ये आइन के इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे और बाकी नहीं करेंगे, जबकि उनकी काबिलियत, उनकी अपॉइंटमेंट, उनके मेरिट, उनके डीमेरिट्स, उनका कोड ऑफ कंडक्ट, उनकी सर्विस एंड कंडीशंस सिमिलर है। तो ये बातें तो मेरी नज़र में खुद एक अगर इदारे के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन है तो वो फिर बाकी जो लिटिगेंट्स हैं या आम आवाम हैं उनके दरमियान तासुब के मामलात को कैसे डील करेगा। तो ये बुनियादी तौर पे ये मामलात हैं। दूसरी बात ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी भी कानून का नहीं होता। या तो आर्टिकल 1 जो 89 है जिसके तहत 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं बाइंडिंग है, और अगर इस तरह का आप इजाज़त दे देंगे फिर तो कोई भी हुकूमत जो है अक्सरियती जमात पार्लियामेंट में वो तो किसी भी हुक्म पे अमल दरामद ही नहीं करेगी।
वो हर हुक्म के बाद एक अमेंडमेंट लॉ सबऑर्डिनेट लॉ को अमेंड करेगी और आर्टिकल 189 की खिलाफ वर्जी में जो है वो उस पर अमल दरामद करने से इनकार कर देगी। इस तरह से तो फिर निज़ाम नहीं चलेगा। इस तरह से निज़ाम की जो 3 बैसाखियाँ हैं किसी भी मुल्क में होती हैं, उसमें अदलिया का जो इदारा है जिसको एक पर्पस के तहत और मकसद के तहत जो है वो ज़ेर तसल्लुत लाया गया है, तो उससे तो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में इदारों को एक सोची समझी स्कीम के तहत ख़त्म किया जा रहा है और उसमें अदलिया का इदारा जो है वो निशाना है, वो टारगेट है हुकूमत का, जिसको कामयाब पाकिस्तान के अवाम जो है ना होने देंगे, ना ही अपने पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है इसको कामयाब होने देंगी। कोई जिसमें अदल का एक जर्रा रत्ती भर भी कोई जरा है या उसको इंसाफ की कोई परवाह है, वो इस किस्म की कानून साजी और इस किस्म की फैसलों के ऊपर इस तरह से बात कभी भी नहीं कर सकता, मानना है। हर वो इदारा सख्त नापसंद है जो कि इलेक्शन के फ्रॉड को कवर करने में अपना रोल अदा करे। हर वो कानून साजी सख्त नापसंद है जो कि इलेक्शन का फ्रॉड और बोगस हो और उसके ऊपर जो अवाम के हकूक और अवाम के मैंडेट को छुपाने के लिए इस्तेमाल हो। आर्टिकल 189 अभी हाफिज साहब ने फरमाया कि जजेस नहीं है सुपीरियर, आइन सुपीरियर है, तो आर्टिकल 189 को आप कहाँ पे फेंकेंगे? अगर आर्टिकल 189 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक फैसला बाइंडिंग है तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए उसको कैसे अंडू किया जा सकता है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो भी बात रेट्रोस्पेक्टिव अगर इफेक्ट आपने अंडू करना था तो आर्टिकल 189 को भी अमेंड कर देते। आप 54 को, जैसे बिल्कुल बैरिस्टर साद रसूल ने सही कहा है कि 54 को अमेंड करते आप और रेट्रोस्पेक्टिवली आप जाके करते। अब कुछ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली वो हो नहीं सकते। सबसे पहले एक फ्रॉड के तहत पीटीआई का इलेक्शन सिंबल लिया गया, फिर बाद में काजी फायज ईसा ने अपने जो फुल बेंच का फैसला है उसमें कहा जी कि मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया इलेक्शन कमीशन ने, और सिंबल जो है ना लेने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वैनिश नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टी रहती है अगर सिंबल जो है। तो इस किस्म की जो बदनीति की बुनियाद पर लेजिस्लेशन है उसके ऊपर कोई वो तनकीद ना करे, उंगली ना उठाए, जो कि पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक की मुनाफी है। तो मैं समझता हूँ ये तो इज़हार राय के साथ, पाबंदी के साथ साथ इज़हार राय के ऊपर डंडा लेके खड़े होने वाली बात है। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। बाकी वाकई वो इदारा नहीं पसंद आएगा जो पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत ना कर सके। मुझे तो सख्त ना पसंद है, किसी को पसंद है तो वो उनकी चॉइस। फैसल चौधरी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और वो है 2024 के इंतखाबात, उसमें मुबैना धांधली और उस धांधली के हवाले से उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा, और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। आईनी बेंच के सामने आज केस ये फिक्स था, सबकी नजरें इसके ऊपर थी कि क्या होगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब इसे लाइल्म निकले और अदालत में से वो जा रहे थे, उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ये केस तो कल के लिए 12 के लिए फिक्स है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल पैदा हुआ कि क्या तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इतनी फास्ट गलती कर सकती है? क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है टीम में, कोई मैकेनिज्म नहीं है? आपके ख्याल में ये क्यों हुआ होगा? सलमान अकरम राजा साहब बेहतर बता सकते हैं, वही हेड है, बड़े वकील वही है, वही बता सकते हैं। मुझे तो इल्म नहीं है इन बातों का, जो केसेस मेरे जिम्मे नहीं है मैं उनको देखता हूं। चलिए, हमारी तरह आप हैरान तो हुए हैं थोड़ा सा, ये बता दें। मैं हैरान नहीं हुआ, मुझे पता है। फैसल साहब, मैं आपकी इजाजत से फैसल साहब साद रसूल अर्ज कर रहा हूं, आपके ख्याल में सर ये जो केस है, एक मैं अर्ज कर दूं, जी 9 मई का जो इंसिडेंट है जी, वो इतना पॉलिटिसाइज्ड है और इतना ज्यादा वो पोल्यूटेड है पॉलिटिकली कि उसमें अब वो 9 मई का जो केस है उसको जिस तरह से इस हुकूमत ने डील किया है, उन्होंने जितने भी पॉलिटिकल मुखालफीन है उनको 9 मई में डाल दिया, वेदर वो वहाँ पे थे या नहीं थे। कतई नज़र के वो उनकी क्या, मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी बेगम के साथ कराची आगा खान हॉस्पिटल में थे, उनको डाल दिया। जो बंदा पीटीआई नहीं छोड़ी उसने 9 मई को हिस्सा बना दिया। जिसने 9 मई के बाद पीटीआई को छोड़ा उसको बरील जिम्मा करार दे दिया। उसमें चाहे फयाज वो पिंडी वाले चौहान हो, फर्क है फैसलाबाद वाला, उसमें मुराद रास है, उसमें अदीब अब्बास है, उसमें यू नेम एक पूरी लंबी लिस्ट है। ठीक है जी, उनको ये इतना ज्यादा पोलिटिसाइज कर दिया कि अब इसके बाद 1.5 साल हो गया
इस सारे मामले को। 5 मेन लीडर बेशुमार कारकुनान लाहौर में पिंडी की जेलों में साड़े हैं, 1.5 साल हो गया उनकी बेलें नहीं हो रही, और एक चलान नहीं सबमिट हुआ। पिंडी में 14 केस है, एक का चलान सबमिट हुआ है, वो भी ना तीतर है ना बटेर है। 13 केसेस की अभी तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन हुकूमत वक्त का काम है, एडजुडिकेशन अदालत का काम है। और बड़े आराम से आके ये लोग झूठ बोल देते हैं, कह देते हैं कि जी वो तो अदालतों में है जी केस। भाई अदालतों में केस जब चलान जाएगा, फर्द जुर्म आयद होगी, तो उसके बाद ट्रायल का आगाज होता है। उससे पहले हुकूमत के हाथ में इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रोसिक्यूशन होती है। ये चीजें जो हैं, इसलिए 9 मई का जो केस है वो 9 मई को कुछ मिलिट्री के कोर्ट में जाने की बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश तो है कि वहां पे जाए, लेकिन उसका एविडेंस का स्टैंडर्ड भी बड़ा होना चाहिए। और क्योंकि ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं और जिनके बारे में बुग्ज और अनाद जो है वो बिल्कुल सामने नजर आता है, नफरत भी इस हुकूमत की काफी ज्यादा है, और वो गाय बगाए उसको अयां भी करते रहते हैं, उसकी गुफ्तगू भी करते रहते हैं। तो इशू ये है कि वो इस सारी चीज को आप 9 मई को अगर आप जो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने का, तो मेरा ख्याल है एक तो वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ 1.5 साल हो गया ये तहकीकात जारी हुए, तो कोई एविडेंस तो आए वहाँ का। और आज तक जो सबूत है वो एक पुलिस वाला है, जिसमें लाहौर में कहते हैं जी जमान पार्क में वो पुलिस वाला पीटीआई की मीटिंग में वो गुस्सा उसने सुना, और एक कहते हैं जी चक्री में। ये टोटल एविडेंस है जो कि अपना इन लोगों के खिलाफ है।